नमस्ते, मैं विकास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिकंसिलिएशन अकाउंटिंग, जो आपका कॉस्ट शीट का ही एक तरह से पार्ट चल रहा था। इसको मैंने अलग से रिकंसिलिएशन वे में पढ़ाना शुरू कर दिया था। आज उसका हम पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप पढ़ चुके हो। पार्ट 1 में मैंने उसकी क्लेरिफिकेशन कर दी थी, रिकंसिलिएशन कैसे अलग हो रहा है और डिफरेंस बिटवीन आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमें कुछ हेड्स जो थे हमारे वो रिकंसिलिएशन में आ रहे थे। कुछ हेड्स तो हमारे जो थे वो कॉस्टिंग के थे, कुछ हेड्स हमारे जो थे फाइनेंशियल के थे। इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस क्रिएट हो रहे थे उन्हें हमने रिकंसिलिएशन डाल दिया था। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं कि आपको यहाँ पे वेजेस कैलकुलेट करनी होती है, उसका अलग मेथड होता है, और फाइनेंशियल में वेजेस कैलकुलेट करने का अलग मेथड होता है। यहाँ का मतलब है कॉस्टिंग के अंदर, क्योंकि कॉस्टिंग के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिकंसिलिएशन बनाना पड़ेगा। उस रिकंसिलिएशन के बेसिस पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है रिकंसिलिएशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस मायने में क्योंकि अब आपको रियलिटी में पता लगेगा कि क्या आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में चेंजेस थे और क्या आपके नेट प्रॉफिट में चेंजेस आए थे। नेट प्रॉफिट बोले तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चेंजेस थे, क्या चेंजेस आए थे। उन दोनों के जो चेंजेस आए थे उस चेंजेस के बेसिस पे आज हम क्या प्रिपेयर करेंगे, रिकंसिलिएशन। क्या प्रिपेयर करेंगे, रिकंसिलिएशन। कुछ की नोट मैंने लिख दिए जो आपको दिख रहा होगा अभी तक। ठीक है, अभी तक आपको कुछ की नोट दिख रहा होगा। इस की नोट्स को मैं चाहता हूँ आप लोग भी नोट करो, क्योंकि ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये की नोट आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो की नोट में मैंने क्या क्या मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले ये अभी आपको समझ में आ जाए, मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा, फिर मैं आपको यहाँ पे दोबारा से बताऊंगा। इस की नोट में देखो क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट करना आपको यूनिट प्रोड्यूस। सबसे पहला पॉइंट क्या करना होता है, यूनिट प्रोड्यूस पता लगाना कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की गई है, क्योंकि आपको वहीं से पता लगाना ना, मल्टीप्लाई कर करके कि कितना हमारे क्वेश्चन में आपका मैन्युफैक्चरिंग है, कितना आपका फैक्ट्री कॉस्ट है, कितना आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे पता लगेगा हमें। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, यूनिट प्रोड्यूस निकालना है। सबसे पहले यूनिट प्रोड्यूस कैसे निकलेगा, ये स्टेपिंग है, याद रखना। जब आपका क्वेश्चन आ जाए फाइनेंशियल, आपको फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करना है, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है, और उसके बाद आपको क्या बनाना है, रिकंसिलिएशन बनाना। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए बड़े ध्यान से कुछ पॉइंट्स को अच्छे से समझिए आप। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, आपको कैलकुलेट करना है यूनिट प्रोड्यूस। तो आपने यूनिट प्रोड्यूस कैलकुलेट कर लिया। कैसे करना, ओपनिंग प्लस जो बीच में यूनिट प्रोड्यूस हो रही हैं वो, माइनस क्लोजिंग, और इक्वल टू क्या आ जाता है आपका, जो आपने सेल करी है वही आपका आता है। याद करो सीओजीएस के फॉर्मूले की तरह, लब्बा लब्बा बैटरी बात। उसके बाद देखो क्या आपको कैलकुलेट करना है इसके अंदर, आइडेंटिफाई करना है कॉस्ट शीट को। क्या आइडेंटिफाई करना है, कॉस्ट शीट को आइडेंटिफाई करना है, और रिकंसिलिएशन को आइटम जो है उन दोनों को मार्क करना है। मतलब आपको बताना है कि कॉस्ट शीट में कौन सा आइटम जा रहा है, रिकंसिलिएशन में कौन सा जा रहा है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तीसरा, कंपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और एडजस्टमेंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसको कंपेयर करोगे किससे, उसकी जो एडजस्टमेंट लिखी होगी उससे कंपेयर करना है। कंपैरिजन से, जो कंपैरिजन से जो रिजल्ट निकलता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपका रिकंसिलिएशन के बीच में जो डिफरेंस आ रहा होगा, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो एडजस्टमेंट में डिफरेंस आ रहा होगा, वो सारा डिफरेंस कहाँ चला जाएगा, रिकंसिलिएशन में। पहला पॉइंट दिमाग में ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपका जो उसकी एडजस्टमेंट दे रखी होगी, उस बीच का उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो वो कहाँ जाएगा, रिकंसिलिएशन के अंदर जाएगा। और उसके बाद आपका जो एडजस्टमेंट आएगी, जो भी एडजस्टमेंट आएगी वो सारी की सारी कहाँ पुट कर दोगे, कॉस्ट शीट के अंदर। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दोबारा समझो, ये की नोट्स में बाद में भी फिर से समझाऊंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के साथ समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोगों के आगे रखा है, एग्जाम्पल है कि ये बुक का, मेरी बुक का एग्जाम्पल है ये। आप क्या करो, इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप मुझे आप मैसेज कर दो। मैं आपको व्हाट्सएप पे ये आपको क्वेश्चन भेज दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा उसके आप पढ़ोगे ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा, इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब क्या करो, इस वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट को कहीं सेव कर लो, फिर वहां से उस क्वेश्चन को खोलो और अब वीडियो के साथ मैच करके देखो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेरे पास जितनी टेक्नोलॉजी मैं उसके हिसाब से आपको गाइड करके बता दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा मेरे पास कभी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही हमें आगे काम चलाना पड़ेगा। आने वाले टाइम में हम और अच्छा आगे बेटर करेंगे जरूर। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, पहले वो समझते हैं। आपको ना यहाँ पे अगर आपको याद हो तो कॉस्ट शीट मैंने आपको पढ़ाई थी। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से ही मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट के अंदर कॉस्ट शीट के 1 2 3 ऐसे वीडियोस दे रखे होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 दे रखे होंगे। अब लाइन से देख डालो, आपको कॉस्ट शीट रिवाइज हो जाएगी। रिकंसिलेशन का फायदा जब ये जब आपने कॉस्ट शीट पढ़ी हो, अगर कोई भूल रहा तो वहाँ जाके देख लो। मैं यहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, तो आप वहाँ जाके देख लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है। सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम में मान के चलता हूँ आपको कॉस्ट शीट अच्छे से आ रही है, तब आप इस टॉपिक को कर रहे हो। देखो सबसे पहले क्या देखा, मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम अगर आपको याद होगा तो कॉस्ट शीट का पार्ट होता था, प्राइम कॉस्ट में आता था, ये प्राइम कॉस्ट बनाने के लिए आता था मटेरियल कंज्यूम। फिर उसके बाद वेजेस दे रखा है, ये भी आपका कहाँ का पार्ट है, प्राइम का पार्ट है।
और फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, याद होगा आपको। तो सेलिंग एक्सपेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। बैड डेट हम नहीं लेते, अगर आपको याद होगा तो बैड डेट हम नहीं लेते हैं वहाँ पे। बैड डेट मैंने पहले ही बताया था, फाइनेंशियल का टॉपिक है। कॉस्ट के अंदर सिर्फ वही आएगा जो रेडी टू सेल में होगा। सेल तक बनाने तक जो भी खर्चा आएगा वो सारा किस में जाएगा, आपका कॉस्ट शीट में जाएगा। उसके बाद जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो सारा किस में चला जाता है, फाइनेंशियल में। तो ये किसका टॉपिक है, फाइनेंशियल का टॉपिक है। तो मैंने यहाँ पे एफ भी लिख दिया है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिव ये भी फाइनेंशियल का टॉपिक है। फिर नेट प्रॉफिट, ये आपका जानते हो ये किसका है, फाइनेंशियल का टॉपिक है। फिर उसके बाद सेल्स दे रखी है, यूनिट दे रखी है 2 लाख रुपए यूनिट, मतलब आपको चाहिए होती है, याद करो मैंने बताया था पहली चीज आपको क्या निकालनी है, यूनिट प्रोड्यूस। तो ये सेल की दे रखी है, जो आप सेल निकालते हो वो दे रखी है आपको, यूनिट प्रोड्यूस सबसे पहली चीज निकालनी है, अभी बताऊंगा। फिनिश गुड्स की भी यूनिट बता दी है, और फिनिश गुड भी कितना दे दिया है, 5 लाख रुपीज के आसपास बता दिया आपको। फिर वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस में 3 चीजें दे रखी है, फैक्ट्री वैक्ट्री ये सब मिला के आपको वर्क इन प्रोग्रेस में दे रखा है। और आपको अगर याद होगा तो वर्क इन प्रोग्रेस आपको जो जाता था ना फैक्ट्री में जाता था, अगर आपको याद होगा फैक्ट्री में वर्क इन प्रोग्रेस वर्क करके हम लिखते थे, वहाँ पे आपका ये वर्क इन प्रोग्रेस आता था। फिर एग्रीकल्चर इनकम 100% फाइनेंशियल इनकम है, यहाँ का पार्ट नहीं है। फिर मिसलिनियस रिसिप्ट 100% फाइनेंशियल इनकम है, ये भी आपका पार्ट यहाँ का नहीं है। इतना सा क्वेश्चन में हमें करना क्या था, कुछ भी नहीं, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट लिख दी, 1 से लेकर 5 तक एडजस्टमेंट लिख दी। इन 5 एडजस्टमेंट को हमें ध्यान से पढ़ना, और 5 एडजस्टमेंट के बीच में हमें हमारा क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो को बड़े पेशेंस से बड़े ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना जरूरी है, तभी इस क्वेश्चन को आप सीख पाओगे, क्योंकि मेन क्वेश्चन अब आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो उसके अंदर क्या दे रखा है। इन कॉस्ट अकाउंटिंग फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, ऑब्जर्व हो गया, कितना हो गया, 22% ऑफ प्राइम कॉस्ट। इस बात को ना मार्क जरूर कर लेना है, हमें क्या बोलना चाह रहा है वो उसको हम समझ लेते हैं। प्राइम कॉस्ट का 22% क्या है, फैक्ट्री वाला। तो यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट लिख लेता हूँ, एडजस्टमेंट ADJ। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऑब्जर्व हो गया, फ्लैट 3 रुपीज पर यूनिट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पे क्या है, ₹3, ये भी ADJ, मतलब जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट की भेंट ये भी चढ़ गया। ये 23 रुपीज मत समझ लेना, ये रुपए का साइन है और 3 रुपीज है, ठीक है। फिर सेलिंग एक्सपेंस के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, सेलिंग ओवरहेड पे हाँ जी 2.5 रुपए के हिसाब से एडजस्टमेंट है। तो 2.5 ये भी किस में चला गया, एडजस्टमेंट में चला गया आपका, ठीक है। ये भी किस में चला गया आपका, एडजस्टमेंट में चला गया। उसके बाद बैड डेट से कोई मतलब नहीं, फाइनेंशियल फाइनेंशियल का टॉपिक है। और कोई एडजस्टमेंट अगर आपकी आ रही हो तो एक वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर बोला गया कि डिपार्टमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से कुछ लिख दिया है, अभी समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। और फिनिश गुड्स के ऊपर कुछ लिख दिया, मतलब मेरी मेन मेन ना 3 एडजस्टमेंट है। कहाँ का एडजस्टमेंट है, उसने बोला फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 22% प्राइम कॉस्ट का लेने के लिए कह रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 3 रुपए के बेसिस पे लेने के लिए कह रहा है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 2.5 रुपए के बेसिस पे लेने के लिए कह रहा है। मतलब इन 3 के ऊपर एडजस्टमेंट है, इन 3 को एडजस्टमेंट के बेसिस पे ही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, उस बात को ध्यान से सुनने के बाद ध्यान से एक्सेप्ट करना। सबसे पहले मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, मैंने जो की पॉइंट लिखे थे वो क्या क्या लिखे थे। मैंने जो की पॉइंट लिखे थे, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी यूनिट प्रोड्यूस कितनी हुई है। तो सबसे पहले यूनिट प्रोड्यूस आइडेंटिफाई करो। उसमें क्या करना था, ओपनिंग यूनिट जो भी प्रोड्यूस थी वो, उसमें फिर क्या क्या यूनिट जो प्रोड्यूस हुई बीच में वो, फिर क्या करना था माइनस क्लोजिंग। इससे आपका क्या निकल के आ रहा था, सेल। इससे आपकी क्या निकल के आ रहा था, सेल निकल के आ रही थी। तो सेलेबल जो भी हम यहाँ पे हमें सेल थी, तो सेल वाली यूनिट तुम्हें पता ही कितनी है, 2 लाख। और फिनिश कितनी है, 2,12,000, यानी क्लोजिंग भी पता है। और ओपनिंग आपको यहाँ पे नहीं पता, और ओपनिंग आपको नहीं भी जानने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको वो भी बताऊंगा क्यों नहीं जानने की जरूरत है। और बीच में क्या होता है, यूनिट प्रोड्यूस। यूनिट प्रोड्यूस चाहिए जिससे आपकी पूरी कॉस्ट शीट चल पाए, क्योंकि 2 और 3 रुपए वाले कॉन्सेप्ट आएगा तो वहाँ पे आपको चलाना पड़ेगा। फिर उसके वजह से जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो हमारा रिकन्सिलेशन में जाएगा। वो कहाँ जाएगा, हमारा रिकन्सिलेशन में जाएगा। अब आप कह रहे हो तो आप अपनी मर्जी से बता रहे हो, तो कहीं लिखा ही नहीं कि ये प्रिपेयर करना है। जी बिल्कुल लिखा है, क्वेश्चन अगर मैं पूरा दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पे दिया गया है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेसिस पे कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है, और आपको क्या बनाना है, रिकन्सिलेशन भी बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ऐसे कुछ करके लिखा है, जिसका मतलब रिकन्सिलेशन ही होता है। आपको वो प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। पहली बात तो यूनिट प्रोड्यूस निकालोगे। दूसरी बात, आप एडजस्टमेंट देखोगे और यहाँ देखोगे। देखो, जब भी मैं कहूँ आपको कॉस्ट शीट बनानी है, जब यहाँ से जब तक लेना जब तक यहाँ एडजस्टमेंट ना आए। जैसे एडजस्टमेंट आएगी तो एडजस्टमेंट वाला अमाउंट किस में जाएगा, कॉस्ट शीट के अंदर। दिमाग में डालो फिर से, एडजस्टमेंट वाला अमाउंट किस में जाएगा, कॉस्ट शीट के अंदर। एडजस्टमेंट वाला अमाउंट किस में जाएगा, कॉस्ट शीट के अंदर। विदाउट एडजस्टमेंट वाला अमाउंट किस में जाएगा, वो भी कॉस्ट शीट के अंदर जाएगा। लेकिन एडजस्टमेंट नहीं होगी तब ले लेना, एडजस्टमेंट होगी तो एडजस्टमेंट वाला अमाउंट किस में डाल देना है, कॉस्ट शीट के अंदर। मतलब कॉस्ट शीट के अंदर अपडेटेड अमाउंट आएगा, चाहे एडजस्टमेंट में दे रखा हो तब, नहीं दे रखा हो तब तो ऑलरेडी अपडेटेड ही होगा वो। तो उसके बाद
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एडजस्टमेंट के बाद दोनों में जो डिफरेंस आएगा, एडजस्टमेंट यानी कि मैं से कहूँ एडजस्टमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों के बीच में जो डिफरेंस बैलेंस क्रिएट हो रहा होगा वो कहाँ चला जाएगा, रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन का काम क्या था, अगर ध्यान सुनना है तो समझना। तो आप फाइनेंशियल में क्या चेंज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल में क्या चेंज हुआ और कॉस्ट शीट में क्या चेंज हुआ, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को आप क्या कर दोगे, रिकंसिलेशन बोल दोगे। आई होप आपको इतना कुछ काफी कुछ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट नंबर 4 लिखा, पॉइंट नंबर 3 अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 4 देखो क्या लिखा है मैंने। पहले सबसे पहला काम क्या करना है, यूनिट होल्ड आपको निकालना है। यूनिट होल्ड का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो क्या होता है, ओपनिंग यूनिट्स प्लस यूनिट प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग यूनिट्स। आपको क्वेश्चन अगर चलाना है तो आपको यूनिट प्रोड्यूस तो पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए इसका कारण अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा क्यों ऐसा बोला गया है यहाँ पे। तो यूनिट होल्ड तो उसने आपको अगर याद होगा तो 2 लाख रुपए बता दी थी। ओपनिंग आपको कुछ नहीं बताया गया था तो ओपनिंग में 0 लिख दे रहा हूँ। और यूनिट प्रोड्यूस आपको निकालनी है और क्लोजिंग आपको 12,000 बताई गई थी। ठीक है। अच्छा, ओपनिंग आपको नहीं बताई और ओपनिंग पे आपने ऐसे 0 कैसे लिख दिया ये भी बताओ हमें। अगर आपको याद होगा तो मटेरियल कंज्यूम क्वेश्चन में गिवन था और मटेरियल कंज्यूम बनता कैसे है, ओपनिंग प्लस याद होगा तो बीच में जो मटेरियल परचेज किया था आपने और माइनस क्लोजिंग करते हो। याद आ रहा हो तो बताओ, वहीं से निकल जाता है। उसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तो उसका मान लो आप 0 दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्या है, यूनिट प्रोड्यूस निकलेगी। पहला काम ही आपको ये करना है, यूनिट प्रोड्यूस आपको चाहिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर देखो तो ये 12,000 प्लस हो जाएगा तो 2,12,000 आपकी क्या आ जाएगी, यूनिट प्रोड्यूस। अब ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ उसका कारण आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर के अंदर। थोड़ी देर होल्ड करो से मैं अभी समझाता हूँ। तो अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, मटेरियल कंज्यूम और वेजेस, सबसे पहले कॉस्ट शीट पेपर करेंगे। मटेरियल कंज्यूम और वेजेस, इसके ऊपर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है आपकी। पहली एडजस्टमेंट आई किस पे थी, मैंने लिख दिया है फैक्ट्री पे, एडमिनिस्ट्रेटिव पे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। यानी ये सेम अमाउंट के साथ हम लिख देंगे। तो मटेरियल कंज्यूम कितना दे रखा है, 44 लाख, और वेजेस कितनी दे रखी है, 24 लाख, और कुछ भी नहीं दे रखा जो प्राइम कॉस्ट के अंदर यहाँ पे अभी तक आएगा। यहाँ से यहाँ तक मैं पूरा कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा है। तो मटेरियल कितना दे रखा है, 44 लाख, और वेजेस कितनी दे रखी है, 24 लाख। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया, हम कॉस्ट शीट बनाने जा रहे हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या बनाने जा रहे हैं, कॉस्ट शीट बनाने जा रहे हैं। तो मैंने मटेरियल कंज्यूम लिख दिया है यहाँ पे, जो कितना दे रखा है आपको, 44 लाख। और आपकी जो वेजेस है वो दे रखी है आपकी 24 लाख। ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। दोनों को अगर जोड़ोगे तो 68 लाख आपका अमाउंट आएगा, जिसे मैं क्या कह दूंगा, प्राइम कॉस्ट। जिसे मैं क्या कह दूंगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आता है आपको, अगर आपको याद होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के ऊपर एडजस्टमेंट है। फैक्ट्री ओवरहेड का हम ये वाला अमाउंट नहीं ले सकते। मैं आपको शो करता हूँ। देखो, फैक्ट्री ओवरहेड का हम ये वाला अमाउंट नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने बताया था कॉस्ट शीट के अंदर आप कौन सा अमाउंट लोगे, जो आपका एडजस्टेड अमाउंट होगा। आपको हमेशा एडजस्टेड अमाउंट ही पुट करना है, यानी कि नया अमाउंट जो होगा आपको वही पुट करना है, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। कितना कम कितना ज्यादा है ये हमें रिकंसिलेशन में शो करना होता है। यानी जिसके ऊपर एडजस्टमेंट आएगी वही रिकंसिलेशन में जाएगा, जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी वो रिकंसिलेशन में नहीं जाता है। ठीक है। तो यहाँ देखो, ये कितना दे रखा है, 14 लाख। अब 14 लाख एज इट इज मुझे पुट नहीं करना, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो मुझे एडजस्टमेंट के साथ चलना पड़ेगा। एडजस्टमेंट क्या कह रही है, एडजस्टमेंट कह रही है जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना, वो कितना ऑब्जर्व हुआ है, कितना है, 22% ऑफ प्राइम कॉस्ट। यानी प्राइम कॉस्ट का 22% ही लिखना है, इससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते। यानी 14-14 लाख आपके लिए वैल्यूएबल अभी तो नहीं है, रिकंसिलेशन के हिसाब से उसको चेक करेंगे। तो अभी कितना लिखना है, 22% ऑफ प्राइम कॉस्ट। कितना है, 22% ऑफ प्राइम कॉस्ट, यानी प्राइम कॉस्ट का कितना परसेंट है, ये 22% है। तो मैं लिखता हूँ आप, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है आपका, प्राइम कॉस्ट का 22%। प्राइम कॉस्ट दे रखी है 68 लाख, ये आपने अभी कैलकुलेट किया। इसका 22% कितना आएगा, तो मैंने कैलकुलेट किया है 14,96,000। ये आपका निकल के आ रहा है बैलेंस। ठीक है, कितना आ रहा है, 14,96,000 ये आपका निकल के आ रहा है। साथ ही साथ आपको एक चीज और लिखनी है, क्या, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस तो आपको कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपको जो दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, पूरे क्वेश्चन में क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपको क्या दे रखा है, वो ये रहा, वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है, ये वाला है। ये सारा मिला के कितना दे रखा है,
2,40,000 कितना लिखा है 2,40,000। और ये फैक्ट्री के टॉपिक को मैंने पहले भी लिख दिया था, क्योंकि मटेरियल, वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड ये सब फैक्ट्री के अंदर ही मिलने वाले हैं। तो इस तरह से मुझे पता लग जाएगा ये वर्क इन प्रोग्रेस भी मेरा कहाँ का है। और भाई आप अब हमें ये बताओ कि क्लोजिंग आपने कैसे आइडेंटिफाई की है। भाई ये बाय में लिखा है, बाय वाली चीजें क्लोजिंग की होती हैं। याद करो, ओपनिंग स्टॉक 2 में लिखा जाता है, क्लोजिंग स्टॉक बाय में लिखा जाता है। इस तरह से याद करो। हाँ, अब याद आ गया होगा। चलो अब लिखते हैं। ठीक है, तो कितना दे रखा है 2,40,000। क्योंकि इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो 2,40,000 में एज इट इज लिख देता हूँ। भाई जो गिवन है वैसे वैसे ही लिख दो। इसको अब मैं यहाँ पे जाके क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो मेरा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट जिसे मैं कहता हूँ, वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ये निकल के आ जाएगी। जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो मेरा अमाउंट निकल के आएगा। तो ये मैंने ऐड और माइनस कर लिया है, तो ये आएगा 80,56,000। ये मेरा क्या निकल के आ रहा है, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट निकल के आ रही है। कितना आ रहा है, 80,56,000। ठीक है, अब आगे, आगे है एडमिनिस्ट्रेटिव। जो आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, वो कितना है मैं आपको बताता हूँ। चलो चल के देखते हैं फाइनल। तो देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो हमें इस अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, हमें एडजस्टमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट क्या कह रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है वो फ्लैट कितना हो गया, 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हो गया। मल्टीप्लाई यूनिट से करना पड़ेगा, रुपीस पर यूनिट दे दिया तो यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तभी वहाँ तक पहुँचोगे। मेरे लिए ये वाला अमाउंट तो इरेलीवेंट है, 5,20,000। अब मुझे इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मैंने पीछे ना यूनिट प्रोड्यूस निकाल रखी थी, वो यूनिट प्रोड्यूस यहाँ पे काम आने वाली है, इसलिए मैंने निकाला। तो कोई मुझे सपना तो आया नहीं था कि मुझे निकालना है और मजा आ जाएगा ऐसा करके, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वो सारी चीज़ें निकालनी है जो इसके लिए क्वेश्चन के लिए रिलेवेंट है। तो पहला काम तो आपको यही करना है कि आपको यूनिट प्रोड्यूस निकालना है। नहीं दे रखी तो निकालो, फॉर्मूला वही है, यूनिट सोल्ड इक्वल टू क्या है, ओपनिंग प्लस यूनिट प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग। सिंपल सा फॉर्मूला, उसी को लेकर चलो, क्वेश्चन आपका बनता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो मैंने यूनिट प्रोड्यूस पीछे निकाली थी 2,12,000 मल्टीप्लाई 3 रुपए के हिसाब से एडजस्टमेंट लेने के लिए कह रहा है मुझे। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखते मेरा क्या अमाउंट आता है। तो मेरा अमाउंट आ रहा है 6,36,000। ठीक है, कितना अमाउंट आ रहा है मेरा, 6,36,000। इसको मैं प्लस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा ये 86,92,000। अब नेक्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हमें लिखना है। अगर आपको याद होगा तो सीक्वेंस वाइज क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या करोगे, ओपनिंग, जो ओपनिंग स्टॉक है उसका फिनिश गुड्स, और उसके बाद क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद आ रहा होगा, आप लास्ट क्लासेस अगर आपने ध्यान से देखे होंगे। देखो क्वेश्चन में मैं अभी से बता दे रहा हूँ, ओपनिंग तो कुछ दिया नहीं है और पहले भी ज़्यादातर नहीं दिया होता था, लेकिन क्लोजिंग हमें निकालना होता है हर हाल में। आपको अगर याद होगा तो क्लोजिंग निकालते कैसे थे, जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता था, जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता था, उसे डिवाइड कर देते थे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से, और मल्टीप्लाई कर देते थे यूनिट्स जो दे रखी हैं फिनिश पे, फिनिश गुड्स के ऊपर, उससे हम मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पे देखो, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कितनी दे रखी है, 88 लैक्स, सॉरी 86,92,000, और 2,12,000 यूनिट का क्वेश्चन चल रहा है आपका अभी तक। मल्टीप्लाई फिनिश गुड्स के ऊपर कुछ यूनिट लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी थी, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो। देखो, ये रहा आपका फिनिश गुड्स, उसके ऊपर यूनिट कितनी रखी है, 12,000। मेरे लिए ये अमाउंट इररिलेवेंट है, क्योंकि मुझे अब इसके हिसाब से कैलकुलेट करना होता है। अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन में फिनिश गुड्स के ऊपर एक एडजस्टमेंट भी दे रखी है आपको, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। देखो क्या ले रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस तो हमने बता दिया, वो हमने यहाँ से करके निकाल के रख दिया था। वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर जो कहानी लिखी थी, इन फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से कुछ लिख दी कहानी। फिर वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स हैज बीन इंडिपेंडेंटली मेड बाय फाइनेंशियल अकाउंट, जो ऊपर लाइन लिखी वही यहाँ पे लिखी। अगर ऊपर लाइन समझ नहीं आए तो यहाँ समझ में आ जाएगा कि आपको दोबारा से निकालनी इंडिपेंडेंट वे में। ठीक है, जो ब्रांच से की है, और कितनी दे रखी फिनिश गुड्स आपकी, 12,000 यूनिट्स के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है।
तो जैसे ही इसको मैं अब कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मेरा जो बैलेंस है वो कितना आएगा, 4,92,000। ठीक है, इसे जैसे ही मैं माइनस करता हूँ तो मेरा अमाउंट निकल के आएगा 82 लाख। क्लियर, 82 लाख आ रहा है। ठीक है, 82 लाख। इसको मैं क्या कहूँगा, 82 लाख को मैं क्या कहूँगा, इसका क्या नाम होगा, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, इसके बाद सेलिंग ओवरहेड रह गया, बस काम खत्म हो जाएगा फिर क्वेश्चन। फिर अब क्या लिखेंगे हम, सेलिंग ओवरहेड। लेकिन ये मैं अपनी मर्जी से तो ले नहीं सकता था, अगर आपको याद होगा कि सेलिंग ओवरहेड के ऊपर ₹2.5 की एडजस्टमेंट आई थी जो मैंने पहले ही लिख ली थी। अब एडजस्ट कॉस्ट शीट के अंदर एडजस्टेड ही अमाउंट लिखना होता है, वैसे अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं लिख सकते। और जहाँ एडजस्टमेंट नहीं होती वहाँ पे हम क्या करते, ये हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसका सीधा बैलेंस पोस्ट कर देते हैं वहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इसका एडजस्टेड अमाउंट क्या दे रखा है, यहाँ पे बोला सेलिंग ओवरहेड कितना है, ₹2.5 पर यूनिट लेना। अब यूनिट है तो यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा तो यूनिट दे रखी थी 2,12,000 जो प्रोड्यूस थी। ठीक है ना, 2,12,000 मल्टीप्लाई ₹2.5। ये कुछ यहाँ पे ना मैंने जानबूझ के लिखा है, और जो बच्चा ध्यान से पीछे पढ़ के आया होगा उसने मेरी मिस्टेक पकड़ ली होगी। जानबूझ के मैंने लिखा है ये, जानबूझ के मैंने ये चीज़ लिखी है। अगर आपने पीछे मेरी वीडियोस को ध्यान से देखा होगा तो आप मेरी मिस्टेक पकड़ सकते हो। मैं बता देता हूँ मिस्टेक मैंने क्या करी है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपए लिखना चाहिए था, मैंने कितना लिख दिया, 2,12,000। क्यों है, कैसे है, ये आप मेरी पुरानी वीडियोस को आइडेंटिफाई करके देख लो। मैं आपको बस एक सिंपल सा रीजन दूंगा। भाई देखो, फिनिश में 12,000 की यूनिट तो आपकी निकल चुकी है। फिनिश के टाइम पे आपने क्या कर दिया, 12,000 की यूनिट्स को हटा दिया है, तो बची कितनी, 2,12,000 टोटल थी, प्रोड्यूस हुई थी, जिसमें से 12,000 तो आपने फिनिशिंग पे हटा दी, क्लोजिंग वाली जो हटा दी है। बची कितनी, 2 ही लाख तो बची। तो गलती से मत करना ये गलतियां अभी दोबारा से। तो मैं इसको क्या कर लिख रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ऐसे काट रहा हूँ ताकि पता रहना चाहिए कि हमने यहाँ मिस्टेक की है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2 लाख। पता लग गया। हमेशा यहाँ पे फिनिश वाली हटा दिया करो क्योंकि बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा अमाउंट कितना निकल के आएगा, मेरा अमाउंट निकल के आएगा 5 लाख रुपीज। ठीक है, तो 82 लाख पहले था, 5 लाख अब आ गया, तो क्या हो जाएगा, 87 लाख, जिसका नाम क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स की कॉस्ट आ गई। बस इसमें क्या ऐड करना है, प्रॉफिट और लॉस। या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, और फिर क्या निकल के आ जाएगी आपकी, डायरेक्ट सेल्स निकल के आ जाएगी। ठीक है, और देखो क्वेश्चन में आपकी सेल्स दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1 लाख रुपए की दे रखी है। 1 लाख दे रखी है, 10 करोड़ दे रखी है, देखो। तो करोड़ दे रखी है यहाँ पे 7 जीरो है पीछे। ठीक है, तो सेल कितनी दे रखी है आपकी, सेल दे रखी है आपकी 1 करोड़ की। 87 लाख ऊपर दे रखा है, 1 करोड़ नीचे दे रखा है, तो कितना बच गया आपका, 13 लाख। 13 लाख आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अगर आपको नहीं पता प्रॉफिट कैसा है तो मैं फिर से बता देता हूँ प्रॉफिट कैसे आया आपका। भाई सेल्स कितनी दे रखी है, सेल्स दे रखी है आपकी 1 करोड़ रुपए की, और कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ रही है आपकी, 87 लाख। 87 लाख तक 87 लाख आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की सेल जिसको आप मान के चल रहे हो वो आ रही है। और आप सेल कितना कर रहे हो, कितने में कर रहे हो, मार्जिन वार्जिन सारा प्रॉफिट वगैरह जोड़ के कितना, 13 लाख का प्रॉफिट जोड़ के 1 करोड़ में से बेच दे रहे हो। 13 लाख का तो प्रॉफिट वहां पे निकालना ही था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कॉस्ट शीट तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब रिकन्सिलेशन में मेहनत करनी, तो हमारा टॉपिक रिकन्सिलेशन का है। देखो कॉस्ट शीट ऐसे भी आ सकती है, विदाउट रिकन्सिलेशन बनवाएगा तो ऐसे भी वो आपसे करा सकता है। अब रिकन्सिलेशन में चलते हैं, समझते हैं रिकन्सिलेशन में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, एक बार आप फुल मोड ऑफ क्वेश्चन देख लो कि क्या क्या हमने किया। मटेरियल कंज्यूम हमें गिवन था, वेजेस हमें गिवन थी, प्राइम कॉस्ट हमने बना ली उससे। फैक्ट्री ओवरहेड में हमें बोला गया था 22% ऑफ प्राइम कॉस्ट लेने के लिए कहा था एडजस्टमेंट के हिसाब से, तो हमने 22% निकाल दिया, वो लिख दिया हमने। फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमें दे रखा था 2,40,000, हमने वो लिख दिया, ओपनिंग दे नहीं रखा था। उससे आपकी क्या बन गई, वर्क कॉस्ट बन गई। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पे बोला था ₹3 पर यूनिट चार्ज करना, तो हमने यूनिट प्रोड्यूस निकाली, 2,12,000 आई थी। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा उससे बन गया। फिर फिनिश गुड्स के लिए एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाया जो आपको पता है हम कैसे लगाते आ रहे थे, पहले भी आपने किया हुआ है। फिर उससे क्या आ गया, हमारा एक बैलेंस निकल के आ गया जिसे हमने क्या रखा, COGS। फिर क्या किया हमने, सेलिंग ओवरहेड लिखा। सेलिंग ओवरहेड में हमने क्या लिखा, 2,12,000 पहले गलती से लिख दिया, 2,12,000 रुपए नहीं लिखना था, कितना लिखना, 2 लाख लिखना था, क्योंकि 12,000 की यूनिट तो हमारी क्या हो गई थी,
फिनिश में चली गई थी, उसे हटा दिया था हमने, तो बची कितनी, 2 लाख की बची। फिर कितना बचा, उससे हमारा क्या निकल के आ गया बैलेंस, 5 लाख रुपए। उससे हमारी क्या बन गई, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी बन गई, 87 लाख। फिर क्या हो गया, प्रॉफिट को जोड़ दिया, प्रॉफिट हमें पता नहीं था, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर से निकला है। फिर क्या था, सेल हमें पता थी 1 करोड़ रुपए की है, तो हमारा से कितना निकल के आ गया, 13 लाख रुपए का हमारा क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट निकल के आ गया। अब हम बनाते रिकंसिलेशन, कुछ बैलेंस डिफरेंस हुए हैं तो हम रिकंसिलेशन बना के ठीक करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखो, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना। रिकंसिलेशन यहाँ हमारा मेन टॉपिक है, रिकंसिलेशन को हमें ध्यान से समझना है, यहाँ पे क्या डिफरेंस आएंगे। सबसे पहले जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट लिखी है वो तो रिकंसिलेशन में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वही चेंजेस तो हमें रिकंसिलेशन में डालने होते हैं। यहाँ पे आप रिकंसिलेशन को और अच्छे तरीके से सीखोगे। अगर आपको क्लास 1 और क्लास 2 में डाउट आया तो यहाँ पे जाके वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं डाउट आपका बचने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो फैक्ट्री ओवरहेड में चेंजेस है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव में है, एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर तीसरी चीज क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो फाइनेंशियल के टॉपिक थे और कॉस्ट में उसको डाल दिया गया, घुसेड़ दिया गया, उसको भी क्या करना है, हटाना है, चेंज करना है। अब हटाना और चेंज करने का मतलब, एक तो ये बैड डेट है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ये भी कहाँ के टॉपिक है आपके, रिकंसिलेशन में जाएंगे, इनको भी हटाना पड़ेगा, हमें यहाँ से ठीक करना पड़ेगा। सेल्स का आप इस्तेमाल कर चुके हो, फिनिश गुड्स का आप इस्तेमाल कर चुके हो, वर्क इन प्रोग्रेस का कर चुके हो, तो बच्चे कौन से, एग्रीकल्चर इनकम और मिसलिनियस रिसिप्ट, यानी कि 2 इनकम, 2 एक्सपेंडिचर और एडजस्टमेंट्स, ये मिला के आपकी 6 से 7 आइटम है, जिसे आप क्या करोगे, रिकंसिलेशन के अंदर फिट करोगे, क्योंकि ये आपका कहीं से भी टॉपिक कॉस्ट का नहीं था, या कॉस्ट में था तो उसके बैलेंसेस को आपने क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था, अमेंड कर दिया था, और क्योंकि आपकी एडजस्टमेंट चेंज मांग रही थी, ठीक है। अब समझते हैं, पहले एक छोटा सा नोट लिख लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हमारे चेंजेस कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहले देखो, फैक्ट्री ओवरहेड का बैलेंस कितना दे रखा, 14 लाख रुपए, कितना दे रखा, 14 लाख रुपीज। देखो 14 लाख बैलेंस गिवन है आपका, ठीक है। और जो आपने कैलकुलेट किया है फैक्ट्री ओवरहेड का, वो कितना आया, 14,96,000, 22% ऑफ प्राइम कॉस्ट, अगर आपको याद होगा 14,96,000। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में था, ये आपका कॉस्ट शीट में था। देखो चेंज हो गया बैलेंस। जब दोनों में बैलेंस चेंज हो जाता है, जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कॉस्ट शीट के अंदर जब बैलेंसेस आपके चेंज हो जाते हैं, तो हम क्या बनाते हैं, रिकंसिलेशन। तब हम क्या बनाते हैं, रिकंसिलेशन। देखो इन रियलिटी में आपको मैं बात करूं, आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, क्या करें हम इस केसेस में। देखो आपका जो बैलेंस है वो क्या हो गया, अंडर रिकवर हुआ है या ओवर रिकवर हुआ है, आप मुझे अब ये बताओ। ओवर हुआ है, अंडर रिकवर है, ओवर हुआ है। कैसे ओवर हुआ है, होना कितना चाहिए था, 14 लाख, हो कितना गया, 14,96,000। मैंने बताया, फिर से बताता हूँ, कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, फाइनेंशियल से ही कंपैरिजन कर रहे हैं। होना कितना चाहिए था, 14 लाख, हो कितना गया, 14,96,000, ज्यादा हो गया। तो क्या करेगा वो, 96,000 क्या कर देगा, वापस ले जाएगा। इसे आप क्या कहोगे, ओवर रिकवर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ओवर रिकवर, ठीक है। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव पे भी चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कितना दे रखा है, 5,20,000, कितना दे रखा है, 5,20,000। ये आपका दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और आपने जो कैलकुलेट करके निकाला वो कितना निकाला एडमिनिस्ट्रेटिव का, अगर आपको याद होगा तो कितना आया था, 6,36,000। ये आपका कॉस्ट शीट के अंदर निकल के आया था, अगर आपको याद होगा। होना कितना चाहिए था, 5,20,000, और आपके एडजस्टमेंट के हिसाब से कितना आया था, 6,36,000। कैसे आया था, अगर आपको याद होगा, 3 रुपए मल्टीप्लाई किए थे 2,12,000 यूनिट्स के ऊपर। तो होना कितना चाहिए था, 5,20,000, हो कितना गया, 6,36,000। तो इस वजह से आपका डिफरेंस क्रिएट हो गया। डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया आपका, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ये डिफरेंस आएगा, 1,16,000 का डिफरेंस आ गया। और क्योंकि इतना होना चाहिए था, इतना हो गया, तो जब ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, लेके जाएगा, जब लेके जाएगा तो क्या करेगा, माइनस। तो ये भी क्या हो गया था आपका, ओवर रिकवर। ये भी आपका क्या हो गया, ओवर रिकवर। मैं मानता हूँ क्वेश्चन बहुत बड़ा सेलेक्ट किया है मैंने, और पर मैं चाहता था इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूं। तो जो बच्चा पेशेंस रखेगा वो पूरी वीडियो को देखेगा और अच्छे से देखेगा, उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हाथ वाथ पेन लेके करो, 1 से 2 बार दो कम से कम 2 बार तो इस वीडियो को आप देखो। जितना देखोगे उतना क्लियर हो जाएगा, आपके सारे 10 ईयर, आपके जितने भी मॉड्यूल्स हैं, आपके जितने भी बुक्स हैं, जितनी भी रेफरेंस बुक है, जितनी भी टेक्स्ट बुक आप यूज करते हो, सब जगह से आपको अच्छे से रिकंसिलेशन क्लियर हो जाएगा, कहीं भी आप फंसोगे नहीं। और इसको मान के चलो एक तरह से लास्ट क्वेश्चन भी आपका रिकंसिलेशन का बन जाएगा, ठीक है। और आपको अच्छे से आ जाएगा। आपके छोटे छोटे से क्वेश्चन बनेंगे, फिर इसके बाद जो बचेंगे 10 ईयर वगैरह में जहाँ पे भी आपके क्वेश्चन होगा वो छोटे छोटे से होंगे, आप आराम से कर लोगे सॉल्व, ठीक है। तो ये भी क्या, ओवर रिकवर मतलब आपका होना कितना चाहिए था, इतना,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कंपेयर करो, होना इतना चाहिए था लेकिन हो गया इतना, तो इतना क्या करेगा, वापस ले जाएगा, होना इतना चाहिए था, हो इतना गया तो इतना क्या करेगा, वापस ले जाएगा। ये पहले यही तो क्वेश्चन की एडजस्टमेंट बनती थी और आज को रिकंसिलेशन में लेते थे। अब इसको आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अपनी कॉस्ट शीट से कंपेयर कर रहे हो, जो बैलेंस ज्यादा या कम आ रहा है उसको रिकंसिलेशन में जाके डाल के चेंज कर दे रहे हो, हटा दे रहे हो। ठीक है, इसके तरह से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो बैलेंस दे रखा है वो दे रखा है 4,80,000। कितना दे रखा है, 4,80,000। 4,80,000 दे रखा है, और जो आपने कैलकुलेट करके निकाला है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का बैलेंस, वो आपका आ रहा है 5,00,000 रुपीज। तो 20,000 रुपये फिर से ज्यादा दे दिया आपने। कैसे, अगर आप याद होगा 2,12,000 मल्टीप्लाई 2.5 रुपये करके आपने निकाला था, कितना, 5,00,000 रुपये हो गया। अब इसको क्या करोगे आप, 20,000 एक्सेस हो रहा है, इस 20,000 को क्या कर रहे हो आप, एक्सेस हो रहा है, इस 20,000 को आप क्या कर दोगे, फिर वही ओवर रिकवर है, ये भी आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ये भी आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। आपको 3 एडजस्टमेंट तो मिल गई। उसके बाद आपको 3 एडजस्टमेंट मिली, उसके बाद एक प्रीमियरी एक्सपेंसेस है, इस पे मैंने फाइनेंशियल लिखा है, एक बैड डेट है, इसमें मैंने फाइनेंशियल लिखा है, एक एग्रीकल्चर इनकम है और एक मिसलिनियस रिसीप्ट है। उसके बाद कुछ नहीं बचा, आपने सारा कॉस्ट शीट में यूज कर लिया, और जो नहीं यूज हो पाया वहाँ पे वो आपने कहाँ डाल दिया, रिकंसिलेशन में, वहाँ जाकर उसको टाइप करके सेट कर दिया। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। रिकंसिलेशन में बनाते हैं, रिकंसिलेशन में आपको 3 बैलेंस तो मिल ही गए हैं, क्या क्या चेंजेस है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ एक्सपेंडिचर और कुछ इनकम, उसको एडजस्ट करके आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है, और आपका प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट आ जाएगा। उस तरह से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट, और आप 100% सक्सेसफुल बन जाओगे। तो सबसे पहली चीज रिकंसिलेशन हम क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अगर आपको याद होगा, और वो क्वेश्चन में हमें गिवन है। देखो, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तो फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग वो कितना दे रखा है, 16 लाख। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 16 लाख। फिर है वो 3 बैलेंस, कौन कौन से, कौन कौन से वो 3 बैलेंस हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ओवर रिकवर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओवर रिकवर, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये भी ओवर रिकवर हुआ था, अगर आपको याद होगा तो मैंने तीनों की वर्किंग लिख दी थी। एक बार दोबारा देख लो। देखो, मैंने तीनों की वर्किंग लिख दी है। फैक्ट्री ओवरहेड, ओवर ओवर एब्जॉर्ब, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर एब्जॉर्ब, सेलिंग एक्सपेंस ओवर एब्जॉर्ब, इनके बैलेंसेस क्या क्या आ रहे थे वो भी लिख देते हैं अब हम। 96,000 वापस ले जाएगा नेगेटिव में, फिर यहाँ पे 1,16,000 ये वापस ले जाएगा, फिर यहाँ पे 20,000 ये भी क्या हो जाएगा, वापस ले जाएगा। अब और बैलेंस क्या क्या लिखना है हमें, ये देखो ध्यान से। अब देखो कौन कौन से बैलेंस लिखने हैं हमें। बैड डेट, प्राइमरी एक्सपेंसेस, ऊपर से देख लो कुछ छूट नहीं रहा है, हो सकता है कुछ छूट रहा हो, नहीं, ठीक है। बैड डेट और प्राइमरी एक्सपेंसेस, देखो ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये भी यूज, ये भी यूज, ये भी, ये इसको यूज करना है, इसको यूज करना है, ये दोनों फाइनेंशियल के टॉपिक है दोनों। अब कहाँ पे सीधा उठा के डालोगे, आप सीधा उठा के कहाँ डालोगे, आप रिकंसिलेशन के अंदर। रिकंसिलेशन में उल्टी चीजें होती हैं, जो बढ़ रहा होता है उसे घटा देते हैं, जो घट रहा होता है उसे बढ़ा देते हैं, जो एक्सपेंस को प्लस कर देते हैं, इनकम मान लेते हैं, और इनकम को जाता है। आपको मैंने पहले भी समझा चुका हूँ ये चीजें। ठीक है, अब सेल्स यूज कर ली है, फिनिश गुड्स यूज कर लिया। हाँ, फिनिश गुड्स की एक चीज और याद आई, क्या, देखो ऐसी चीजें छूटनी नहीं चाहिए। फिनिश गुड्स में क्या देखा, हमारा यहाँ पे बैलेंस कितना है, 5 लाख, और हमने जो निकाला था कितना आया था, याद करो, फिनिश गुड्स का हमारा जो आया था वो 4,92,000 आया था, उनका कितना आ रहा है, 5 लाख। तो यहाँ पे भी चेंजेस आ गया फिनिश गुड्स में। ठीक है, कितना, हमारा कितना आ रहा है, 4,92,000, और उनका कितना दे रखा था, 5 लाख। इसमें हमें फायदा हो जाएगा कि नुकसान हो जाएगा, मुझे आप लोग बताओगे। तो फिनिश गुड्स भी क्या हो जाएगी आपकी, माइनस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अंडर वैल्यू हो रही है, ये कम दिखाई जा रही है। कहाँ पे, कॉस्ट के प्रोस्पेक्टिव से, कॉस्ट के प्रोस्पेक्टिव में इसे बढ़ना चाहिए था। ठीक है, आगे करते हैं। आगे आपका क्या है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। फिर दूसरा एक्सपेंस आपका था बैड डेट, फिर आपकी एक इनकम थी एग्रीकल्चर, और फिर एक आपकी इनकम थी मिसलिनियस के नाम से। उल्टा कर दो, एक्सपेंडिचर्स को क्या कर दो, माइनस कर दो, इनकम को क्या कर दो, ऐड कर दो। क्यों कराया था, कैसे कराया था, मैंने अच्छे से वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो नंबर 2 में शायद एक्सप्लेन होगा आपका, तो वहाँ जाके आप देख लेना। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का जो अमाउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 60,000। ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना दे रखा है आपका, 60,000, और बैड डेट दे रखा है आपका 40,000।
ठीक है। इसी तरह से एग्रीकल्चर इनकम कितना दे रखी है आपकी, एग्रीकल्चर इनकम दे रखी है आपकी 32,000 और ये माइनस हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि उल्टा करना है। और आपकी मिसलेनियस रिसिप्ट कितनी दे रखी है 1,28,000। मैं एक बार समझा देता हूँ, मेरे को लग रहा है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा शायद भूल ना गए हो। देखो एक्सपेंडिचर के केस में क्या हुआ होगा, इसे गलती से पहले ना अपने कॉस्ट शीट में क्या कर दिया होगा, गलती से पहले आपने इसको कॉस्ट शीट में लिख दिया होगा एक्सपेंडिचर मान के। क्या ये कॉस्ट शीट के पार्ट थे, तो फाइनेंशियल के पार्ट थे और हमें ठीक करनी है सारी चीजें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे वहां से कॉस्ट शीट में जाके क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और माइनस करने के लिए आपको क्या करना है, रिकंसिलेशन को ठीक करना है। रिकंसिलेशन से जाके एडजस्टमेंट ठीक की जाती है, तो रिकंसिलेशन में जाके आपने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर को प्लस कर दिया, एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और रिकंसिलेशन की जो इनकम आपकी, सॉरी जो फाइनेंशियल अकाउंट की इनकम है, जैसे कि मिसलेनियस रिसिप्ट बोला गया है, उसे आपने क्या मान लिया, कॉस्ट की इनकम मान ली, तो उसे क्या कर दोगे, जाके माइनस कर दोगे। इसलिए हम कह रहे हैं उसका उल्टा इफेक्ट कर दो। ठीक है, तो कैलकुलेशन करोगे इन सारे पॉइंट्स की, तो क्या निकल के आएगा आपका, मैंने पूरी कैलकुलेशन कर ली है। तो मेरा जो निकल के आ रहा है बैलेंस, वो निकल के आ रहा है 13 लाख। और इसका जो नाम होगा क्या होगा, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट या कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, तो मैं फिर से वही बात कहूँगा, मैं आपको वही वाला पेज दोबारा दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ से इसी के सहारे पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो की पॉइंट्स में देखो, की नोट्स में हमने क्या लिखा, सबसे पहले क्या करना है आपको की नोट्स और की पॉइंट्स के अंदर, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है यूनिट प्रोड्यूस बाय रिस्पेक्टिव फार्मूला जो गिवन है, इससे आपको यूनिट प्रोड्यूस निकालना है। फिर आइडेंटिफाई करना है कॉस्ट शीट को, उसे भी हमने निकाल दिया। कॉस्ट शीट में क्या है, रिकंसिलेशन में क्या क्या जाएगा, पूरा पढ़ लो फाइनल अकाउंट, उसमें की बेसिस पे पहले सेलेक्ट करो कौन सा कहाँ पे जाने वाला है। फिर कंपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को उसकी एडजस्टमेंट से, उस और जो कंपैरिजन होगा, जो कंपैरिजन का अमाउंट होगा, वो जाके कहाँ चला जाएगा, रिकंसिलेशन के अंदर। और जो भी अपडेटेड अमाउंट होगा वो किस में चला जाएगा, कॉस्ट शीट के अंदर। फिर उसके बाद जो भी अमाउंट एडजस्टेड है वो कॉस्ट शीट के अंदर ही मैंने बता चुका हूँ, सारे पॉइंट क्लियर आपको हो गए होंगे। तो मुझे लगता है आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। और अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने के लिए। और ये क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूँ, इस क्वेश्चन के बेसिस पे आप चीज़ों को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे, उसको सॉल्व कर पाओगे। और आई होप काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आ गया होगा और आपको लगभग लगभग आपका रिकन्सिलेशन आपका रिसॉल्व हो गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। और सब्सक्राइबर्स को बोलो भाई कहाँ चले गए, सब्सक्राइबर्स को बोलो सब्सक्राइब करें चैनल, क्योंकि सबके लिए बहुत कुछ मेहनत करके ला रहा हूँ। तो सब्सक्राइबर भी उम्मीद है कि आप लोग लेके आओगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे हैं और उतने व्यूज़ अभी भी मेरे को नहीं मिल रहे जितने मेरे को एक्सपेक्टेशन आप लोगों से है। ठीक है, तो आप अपना काम करते रहो, पढ़ाई करते रहो, एग्जाम रिलेटेड जो भी वीडियो आएगी मैं उसको आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई करता हूँ और कोशिश करता हूँ बेटर से बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, मैं मान के चलता हूँ क्वेश्चन बहुत बड़ा था, पूरी कोशिश करी। देखो 38 और 40 मिनट्स के अंदर इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर देना बहुत बड़ी बात है, और वो भी बहुत मिनिमम टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। और फर्स्ट टाइम इतना बड़ा क्वेश्चन मैं इस प्लेटफॉर्म पे डाल डाल रहा हूँ, बहुत मेहनत लगी, बहुत सोचा कैसे किया जाए कैसे किया जाए, कुछ आखिरी में समझ में नहीं आया, तो एक यही तरीका निकला जिससे मुझे कराना है। कराना तो मुझे था ही, पीछे मैं हट नहीं सकता, चाहता तो मैं वहीं पे छोड़ के दूसरे किसी टॉपिक पे वीडियो बना लेता, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं आपको अच्छे से पूरी चीज़ सिखा के पूरा नॉलेज दे के आगे बढ़ना चाहता हूँ, आपको भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, और आपकी पढ़ाई किसी तरह से भी ना रुके, इसलिए मैं घंटों लगा देता हूँ वीडियोस के ऊपर मेहनत करने में। ठीक है, और इसी तरह से और आप वीडियोस को देखो। आपको मैंने लगभग लगभग मेरे चैनल के ऊपर लगभग लगभग 60 वीडियोस के आसपास पड़े हुए हैं, जिस टॉपिक पर आप देखना चाहो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप कॉस्ट अकाउंटिंग देखना चाह रहे हो, कॉस्ट अकाउंटिंग से एफएम के ऊपर वीडियो है, वहाँ पे 9th क्लास के मैथ्स के वीडियो हैं, गौरव सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनके वीडियोस हैं वहाँ पे। और अलग अलग टॉपिक्स हैं वहाँ पे, फर्स्ट ईयर के कुछ अकाउंटिंग के वीडियोस डाले हुए हैं। रेफरेंस फाइनेंस अभी जो है वो फाइनल ईयर चल रहा है, क्योंकि उनके एग्जाम का ऐसा लग रहा है कि होंगे, लेकिन फर्स्ट और सेकंड ईयर का कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी मुझे भी, और यूनिवर्सिटी भी के मन में पता नहीं क्या है, वो क्लियर करेगी जल्दी। तो अभी फाइनल ईयर पे जोर लगा रखा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं और क्वारंटाइन का आप अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखो और फैमिली को सेफ रखो। और ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में।